वही भैंसें बंधी हुई थी वहीं पे। जो हमारा खाना भी था वो बहुत सालों तक घर में गैस चूल्हा नहीं था। अच्छा। सादे चूल्हे पे खाना बनता था। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था मेरी माँ को कि अब आप ये मत सोचिए कि चंडीगढ़ आना है, मंत्री वाले घर में रहना है। मेरा जो भी निजी तौर पे भौतिक या मानसिक विकास हुआ, तो 16 साल की एजुकेशन में अगर मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी चीज़ को देता हूँ तो वो JNU के 2 साल को देता हूँ। मेरा स्तर इनके तो आसपास भी नहीं आ सकता। तो बहुत सीखा वहाँ पे। किसी भी समाज में जब कोई ऐसी व्यवस्था शासन में आ जाए जो तानाशाही की ट्रेनिंग से आए हों, उनका पहला निशाना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, खास तौर पे JNU की तरह के वो होते हैं। हमको थोड़ा पीछे रखा इन सब चीज़ों से, किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से। पूरे देश में सबसे ज़्यादा विचारधारा विहीन राजनेता अगर कहीं पे हैं तो वो हरियाणा में। लेकिन उनके लिए पार्टी में पता नहीं किन कारणों से रास्ते बंद कर दिए सारे के सारे। और मोदी जी के भी शायद पहले वाले 4-4.5 साल ऐसे नहीं थे। वो सेकंड टर्म में पूरा एजेंडा जो अनफोल्ड होना शुरू हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय आ गया था। 370 और 35A के ऊपर जो स्पीचेस हुई, खास तौर पे 1-2 स्पीचेस तो इतनी जहरीली स्पीचेस थी पार्लियामेंट के पटल से। किसान से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये व्यापारियों की पार्टी है। ये एक विशेष वर्ग है। बीजेपी में रहना बिल्कुल गले की फांस बन चुकी थी। मैं फिर भी उनमें से था जो कुछ बोलता रहता था, क्योंकि आप किसी पोजीशन में आएंगे तभी वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। लेकिन किसी समय पर जो पार्टी के शीर्ष पर नेतृत्व होगा, जिम्मेवारी तो उनकी बनेगी नहीं बनेगी, और किसकी बनेगी? और क्या नीचे वर्कर पर जिम्मेवारी डालोगे आप? उचाना सीट पे ये भी आरोप लगाए गए कि डमी कैंडिडेट्स थे। विरोधी इस मुद्दे को ज्यादा उठा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डमी कैंडिडेट्स लगा रखे थे और उसमें एक सीट थी, बाकी सीटों में उचाना। जो मंझे हुए राजनेता होते हैं वो ऐसा कदम कभी उठाते नहीं है। चुनावी वक्त में या तो ऐसे निकलते लोगों के बीच में। मैं मजा हुआ नहीं हूं ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। उनके बारे में राजनेता वाली बात लेकिन उनके बारे में सवाल कोई पूछता नहीं।